तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन में एनसीईआरटी में एक ये डायग्राम बना है, तो पहले डायग्राम बना लीजिए। हम बना रहे हैं, आप बना डालिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम बना रहे हैं, बना डालिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन का जो थोड़ा सा पहले वाला हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे पढ़े थे कि एनिमल में 3 प्रकार के पाथवे हैं, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। फिश में क्या था? सिंगल सर्कुलेशन था। एम्फीबिया और रेप्टाइल में क्या था? इनकम्प्लीट डबल था। और बर्ड और मैमल में क्या था? डबल सर्कुलेशन था। तो मैमल में ह्यूमन, आज हम लोग ह्यूमन का डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, बाकी लोगों से मतलब नहीं है। तो क्या है डबल सर्कुलेशन, उसमें कहां कहां से कैसे ब्लड फ्लो करता है वो देखेंगे। बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठ जाओ। तो जितनी आपको जानकारी है कि ये क्या है बेटा, ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है? ये लेफ्ट एट्रियम और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ध्यान से देखेंगे, जो राइट एट्रियम में ब्लड है वो कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल उसको पंप कर देगा। इसी तरीके से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है वो भी पंप किया जाएगा। तो हम लोगों के हार्ट में 2 वेंट्रिकल हैं, एक राइट वेंट्रिकल है और एक लेफ्ट। राइट वेंट्रिकल भी पंप करेगी और लेफ्ट वेंट्रिकल भी पंप करेगी। अब जाएगा कहां ये देखना है। तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स, वहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि पल्मोनरी वेन से कहां आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। तो राइट वेंट्रिकल से शुरू हो करके लेफ्ट एट्रियम तक जो भी सर्कुलेटरी पाथवे होता है उसी का नाम पल्मोनरी सर्कुलेशन है। नाम पल्मोनरी क्यों है? क्योंकि इसमें लंग्स इन्वॉल्व है, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? पल्मोनरी। तो ऐसा कोई भी सर्कुलेशन जो राइट वेंट्रिकल से शुरू हो और कहां खत्म हो जाए? लेफ्ट एट्रियम पर खत्म हो जाए, उसका नाम क्या रखोगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या क्या है? तो कहोगे इसमें हार्ट और लंग्स के बीच सर्कुलेशन होता है। अगर पूरा देखोगे तो पूरा ये है कि राइट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी आर्टरी से, लंग से, पल्मोनरी वेन से कहां चला आया? लेफ्ट एट्रियम। इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होगा उसको देखो, तो लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को सबसे पहले कहां भेजेगी? एरोटा। एरोटा से कहां जाएगा? आर्टरी से कहां? आर्टीरियोल से कहां? कैपिलरी। और कैपिलरी कहां मिलेंगे? बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू पर O2 दे दिया जाएगा, CO2 ले लिया जाएगा, न्यूट्रिएंट दे दिए जाएंगे और वेस्ट ले लिए जाएंगे, और यहां से जो ब्लड चलेगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। सबसे पहले कहां जाएगा? वेन्यूल, फिर कहां जाएगा? वेन, और फाइनली वेना के वहां में पहुंचेगा, और वो ब्लड कहां रिलीज हो जाएगा? राइट एट्रियम। तो देखो शुरू कहां से किए थे? लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू किए थे और कहां कंप्लीट किए हैं? राइट एट्रियम। ये जो सर्कुलेशन है इसी में हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं उनको ब्लड सप्लाई होता है, और इसी का नाम क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ओवरव्यू ये है कि राइट वेंट्रिकल ने जो ब्लड पंप किया वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो ब्लड पंप किया वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया। जो राइट वेंट्रिकल से शुरू हो और लेफ्ट एट्रियम पर खत्म हो जाए वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल पे शुरू हो और राइट एट्रियम पे खत्म हो जाए उसका नाम सिस्टमिक सर्कुलेशन। दोनों के अपने अपने पर्पज हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन का ये पर्पज है कि वो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड करेगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन ही असली सर्कुलेशन है। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या करेगा? वही बॉडी टिश्यू को O2 देगा, न्यूट्रिएंट देगा, और वही बॉडी टिश्यू से CO2 और वेस्ट लेगा। तो यहाँ हमने एक फ्लो लिखा है। ऐसा कोई भी सर्कुलेशन जो हार्ट, लंग्स और हार्ट के बीच चले उसका नाम
पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हार्ट बॉडी और हार्ट के बीच चले उसका नाम सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ बॉडी टिश्यू में लंग्स को छोड़ के बात हो रही है। अगर हम फ्लो देखें तो हार्ट से ब्लड फ्लो होगा किसमें, एओर्टा में, फिर कहाँ, आर्टरी में, फिर आर्टीरियोल में, फिर कैपिलरी में, वेन्यूल में, वेन में, वेना केवा से होते हुए कहाँ आ जाएगा, फाइनली हार्ट में आ जाएगा। तो अगर हम थोड़ा साफ साफ लिखना चाहें तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन के 3 क्वेश्चन सिर्फ हमको बता दीजिए। पहला सवाल यह है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू कहां से होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कहां से शुरू होता है तो स्टार्ट एट, क्या स्टार्ट फ्रॉम कहेंगे, स्टार्ट फ्रॉम कहां से, तो आंसर देंगे राइट वेंट्रिकल से। अच्छा, स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से, वो कहां तक जाता है, कहां तक जाता है, तो ये लेफ्ट एट्रियम। तो राइट वेंट्रिकल से शुरू होकर के जो लेफ्ट एट्रियम तक जाए उसी का नाम क्या होगा, तो आंसर देंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हम अलग ही लिख लेंगे। ये कहां से है तो कहोगे राइट वेंट्रिकल से कहां तक आया है, तो आंसर क्या देंगे, लेफ्ट एट्रियम। पर्पज क्या है, तो ये वास्तव में है फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ क्या, ब्लड। लेकिन अगर हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें तो जरा बताओ कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट कहां से होता है, तो कहोगे स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, कहां से कहां तक जाता है, तो शुरू होता है कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल, और कहां तक आता है, राइट एट्रियम। क्या काम है, पर्पज क्या है, तो यही क्या करेगा, यही सप्लाई करेगा, क्या, O2 एंड न्यूट्रिएंट किसको देगा, टिश्यू को देगा, और यही कलेक्ट भी तो करेगा, क्या, CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम कहां से, टिश्यू से। अब एक सवाल और आपसे है कि हमारे पास जो सर्कुलेटरी पाथवे हैं उसमें से मेन सर्कुलेटरी पाथवे कौन सा है, तो कोई भी बता देगा मेन कौन सा है, सिस्टमिक वाला। सर्कुलेटरी पाथवे में सिस्टमिक वाला मेन है। क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम सरफेस एरिया किस सर्कुलेटरी पाथवे में है, मैक्सिमम सरफेस एरिया किस सर्कुलेटरी पाथवे में है, तो फिर से आंसर क्या देंगे, सिस्टमिक ही देंगे। लेकिन सिस्टमिक में तो बहुत कुछ है ना, एओर्टा भी है, आर्टरी भी है, आर्टीरियोल भी है, बॉडी टिश्यू में कैपिलरी भी है, वेन्यूल भी है, वेन भी है, वेना केवा है। तो मैक्सिमम सरफेस एरिया कहां होगा, आर्टरी में कि आर्टीरियोल में कि कैपिलरी में कि वेन्यूल में कि वेन में कि वेना केवा में, तो मैक्सिमम सरफेस एरिया टिश्यू के अंदर होगा ना, और टिश्यू के अंदर ढेर सारी क्या पाए जाएंगे, इनकी संख्या तो मिलियन में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम सरफेस एरिया किसमें है, तो आंसर देंगे कौन सा सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेकिन सिस्टमिक में कहां है, तो आंसर देंगे क्या, कैपिलरी पर है। इतना लिख लीजिए जरा, तो आराम से याद रखेंगे कौन सा सर्कुलेशन है जो राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है, कौन सा, पल्मोनरी। और कौन सा सर्कुलेशन है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है, सिस्टमिक। कौन सा है जो राइट एट्रियम पे खत्म होता है, फिर सिस्टमिक, पक्का। और कौन सा है जो लेफ्ट एट्रियम पे खत्म होता है, तो आंसर क्या देंगे, पल्मोनरी। फोटो काहे खींच रहे हो, अभी PDF भेजेंगे तुम्हारे पे पहुंच जाएगा। अच्छा खींच लो, खींच लो, लिख लो बेटा इतना, तो आगे बढ़ें। और हाइलाइटर निकालें, देखो एनसीईआरटी हाँ, वेस्ट। अरे राइटिंग हमारी थोड़ी खराबी होती जा रही है, अब चेंज नहीं हो सकती इस जन्म में,
काम चलाओ, बढ़े आगे। सबने लिख लिया है तो जरा एनसीईआरटी ओपन करो। ये हेडिंग है डबल सर्कुलेशन, और ये वाला जो पैराग्राफ है ये पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था, तो अभी इसको थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे। पहले यहां से पढ़ते हैं। इस जगह से डबल सर्कुलेशन स्टार्ट है। कह रहा एज मेंशन अर्लियर, जैसा कि पहले बता चुके हैं क्या, कि ब्लड पंप बाई किसके द्वारा, राइट वेंट्रिकल। ये किसमें जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा वो किसमें जाएगा, एओर्टा। तो ये दो क्वेश्चन यही मिल गए। राइट वेंट्रिकल का ब्लड किसमें जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड किसमें जाएगा, पहले से पता है। फिर देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप होगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, वो कहां जाएगा, तो ये धीरे धीरे फाइनली कहां पहुंचेगा, लंग्स में। और वहां से क्या चलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा कैरी किया जाएगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा, और फाइनली कहां आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। मतलब राइट वेंट्रिकल से कहां पहुंच गए, लेफ्ट एट्रियम। इसी पाथवे को क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। फिर देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसमें गया है, एओर्टा में। फिर वो नेटवर्क से पास होगा, पहले क्या मिलेगी, आर्टरी, फिर आर्टीरियोल, फिर कैपिलरी, फिर कहां पहुंचेगा, टिश्यू। और वहां से क्या चलेगा, डीऑक्सीजनेटेड। और उसको कौन कलेक्ट करेगा, पहले कौन करेंगे, वेन्यूल, फिर कौन कलेक्ट करेंगे, वेन, और फाइनली वेना केवा, जो अंततः कहां खाली हो जाएगी। तो कहां शुरू किए थे, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और कहां खाली कर दिए, राइट एट्रियम में। ठीक है, दिस सिस्टम, ये क्या है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। सिस्टमिक सर्कुलेशन का काम लिखा है, यही देगा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन या बाकी एसेंशियल सब्सटेंस, किसको देगा, टिश्यू को। और वहां से क्या ले लेगा, CO2 ले लेगा और हार्मफुल सब्सटेंस ले लेगा, और उससे क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। यहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके ऊपर ये पैराग्राफ है, तो साइड हेडिंग डालिए ब्लड वेसल, साइड हेडिंग ब्लड वेसल। ये जो डायग्राम बना इसको जरा देख लो, ये डायग्राम स्पष्ट दिख रहा है क्या, बताओ ये वाला कौन सा सर्कुलेशन इतना, और ये वाला कौन सा सर्कुलेशन है। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो, किस सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और किस सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सब लोग गलत बताए जा रहे हो, इतनी कौन सी जल्दी है आंसर देने की। क्वेश्चन पहले सुनो फिर आंसर दो, किसमें ऑक्सीजनेटेड है किसमें डीऑक्सीजनेटेड है। तो कहोगे दोनों में दोनों प्रकार का ब्लड है, दोनों में क्या है, ऑक्सीजनेटेड, और दोनों में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। चलो एक लाइन ये लिख लो जरा, ऐसे ही गलत होता है एग्जाम में। यहां लिखिए पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन बोथ हैव क्या, ऑक्सीजनेटेड एंड क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी हो चाहे सिस्टमिक हो, दोनों में क्या है, ऑक्सीजनेटेड, और दोनों में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा हार्ट के लेफ्ट साइड में क्या है, हार्ट के लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में ऑक्सीजनेटेड, और हार्ट के राइट साइड में, तो हार्ट में है बंटवारा, राइट और लेफ्ट में बंटवारा है। राइट साइड में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीजनेटेड। चलिए हेडिंग डालिए ब्लड वेसल। हेडिंग डालिए ब्लड वेसल, और एक डायग्राम बना लीजिए।
अभी हम लोगों ने सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ा है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में है क्या, तो हम लोगों के बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल का एक नेटवर्क पाया जाता है। जैसे तो सबसे पहले हम लोगों को मिलती है एओर्टा, एओर्टा के बाद मिलती है आर्टरी, आर्टरी के बाद आर्टीरियोल, उसके बाद कैपिलरी, फिर क्या मिलती है वेन्यूल, फिर क्या वेन, और फिर क्या वेना कावा। जैसे एओर्टा काफी चौड़ी आर्टरी है, वैसे ही वेना केवा काफी चौड़ी वेन है। तो वेना केवा और एओर्टा वास्तव में आर्टरी और वेन ही है, बस काफी चौड़ी होती हैं, तो इनका नाम अलग रख दिया गया। तो रियल में कौन सी ब्लड वेसल है, तो रियल में है आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल और वेन। इसमें से जो मेन ब्लड वेसल है वो कौन सी है, आर्टरी और वेन। ये मेन हमको याद रखना है, आर्टरी और वेन। मान लेते हैं कि ये कोई ब्लड वेसल है, इसकी टीएस काट दी जाए, ऐसे है, इसको ऐसे सामने कर दिया जाए, आप उधर से देखेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा। तो किसी भी ब्लड वेसल को अगर ध्यान से देखेंगे तो इतनी मोटी, यहां से यहां तक ये ब्लड वेसल की क्या है, वाल है, और यहां से यहां तक ये क्या है, ल्यूमेन है। हमको वाल के बारे में ही देखना है। किसी भी आर्टरी या किसी भी वेन, किसी भी आर्टरी या किसी भी वेन की वाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखाई क्या पड़ेगा, बाहर एक पतली लेयर दिखाई पड़ेगी जिसका नाम ट्यूनिका एक्सटर्ना है। उसके बाद बीच में मोटी लेयर दिखाई पड़ेगी, उसका नाम ट्यूनिका मीडिया है, और उसके बाद अंदर एक लेयर दिखाई पड़ेगी, उसका नाम ट्यूनिका इंटिमा है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, किसी भी आर्टरी या वेन में जो दीवार है उसमें लेयर बताओ, तो कहोगे 3 लेयर। कौन सी, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, मीडिया है, इंटरना है, या इंटिमा भी कहते हैं। एक्सटर्ना कैसी है, तो ये टिक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये फाइबरस लेयर है। जैसे आप कहोगे फाइबरस लेयर, वैसे पूछेगा कौन सा फाइबर, तो तुरंत बताओगे। यहाँ क्या पाया जाता है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, और उसी में क्या पड़े होते हैं, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर तो मजबूत होता है, तो नेचर ने व्यवस्था की है कि ब्लड वेसल मजबूत रहे, रप्चर ना करे, इसी नाते बाहर बाहर मजबूत लेयर लगा दी गई है। कौन सी, ट्यूनिका एक्सटर्ना। बनी किसकी है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। मेन फाइबर कौन सा है, कोलेजन फाइबर। अंदर जाओगे तो बीच में मिलेगी कौन सी, ट्यूनिका मीडिया। ये बीच की लेयर है, लेकिन कैसी है, मस्कुलर। जैसे कहोगे मस्कुलर, वैसे पूछेगा कौन सी मसल, तो आंसर देंगे क्या, स्मूथ मसल। उसी के साथ यहाँ भी फाइबर मिलेंगे, तो आंसर क्या देंगे, इलास्टिक फाइबर। तो आराम से बताएं, ब्लड वेसल की किस लेयर में फाइबर पाए जाते हैं, तो एक्सटर्ना में भी फाइबर पाए जाते हैं और मीडिया में भी फाइबर पाए जाते हैं। कोलेजन कहाँ पाया जाता है, तो कोलेजन कहोगे एक्सटर्ना में, और इलास्टिक कहाँ कहाँ, मीडिया में। इसी तरीके से ट्यूनिका इंटिमा बहुत पतली इनर लेयर होती है, ये थिन होती है, किसकी बनी होती है, तो कहोगे स्क्वामस एंडोथीलियम। ये एंडोथीलियम क्या है, तो ऐसी कोई भी एपिथीलियम जो ब्लड वेसल में हो उसका नाम एंडोथीलियम होता है। स्क्वामस का मतलब ये होता है, ये एक स्क्वामस सेल, ये दूसरी स्क्वामस सेल, ये तीसरी स्क्वामस सेल, ये स्क्वामस एपिथीलियम है। तो ये इतनी पतली क्यों बनाई गई है, तो देखो कितनी पतली बनाई गई, उसका क्या पर्पज है। तो यहाँ आओ, हम आर्टरी पढ़ें, फिर आर्टीरियोल पढ़ें, फिर कैपिलरी, फिर वेन्यूल, फिर वेन, फिर वेना केवा। तो आर्टरी जब डिवाइड करती है तो क्या बनता है, आर्टीरियोल। आर्टरी में पाई जाती है 3 की तीनों दीवार, लेकिन जैसे ही आर्टरी से क्या बनता है, आर्टीरियोल, दीवार बचती है 2, तो ये गायब हो गई। कौन सी गायब कर दें, तो बाहर वाली गायब हो जाएगी। 2 कौन सी बचेंगी, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। और जैसे ही कैपिलरी बनेगी सिर्फ एक दीवार बचेगी, बताओ कौन सी, तो सिर्फ यही बचेगी। तो ट्यूनिका इंटिमा की जो थिन स्क्वामस एपिथीलियम है यही कहां पाई जाएगी, कैपिलरी। बताओ इतनी पतली यहां क्यों लगाई गई है,
तो कैपिलरी ही तो वो जगह है जहां O2 CO2 न्यूट्रिएंट और वेस्ट का एक्सचेंज है। तो यहाँ पतली स्क्वामस एंडोथीलियम क्यों लगाई गई है? क्योंकि यही क्या होना है, यही होना है एक्सचेंज ऑफ सबस्टेंस, कुछ भी। फिर देखो जब कैपिलरी यूनाइट करेंगी तो क्या बनेगी? वेन्यूल। फिर से कितनी लेयर हो जाएंगे? 2। और वेन्यूल से क्या बनेगी? वेन। फिर से कितनी लेयर हो जाएंगे? 3। एओर्टा तो आर्टरी ही है, इसका मतलब यहां भी कितनी लेयर? 3। और वेना केवा तो वेन ही है, वहां कितनी लेयर? 3। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए हार्ट ने ब्लड को पंप किया, पहले गया एओर्टा में 3 लेयर, आर्टरी में फिर 3 लेयर, फिर वेन्यूल में गया 2 लेयर, फिर कैपिलरी में गया 1 लेयर, कैपिलरी से वेन्यूल में आया फिर से 2 लेयर, फिर वेन में आया फिर से 3 लेयर, और वेना केवा 3 लेयर। तो यहां लेयर घटाते क्यों जा रहे थे? तो देखो ऐसे भाई, आर्टरी में ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, तो उस प्रेशर में आर्टरी रप्चर नहीं कर सकती है, तो हमको क्या चाहिए? 3 लेयर। आर्टीरियोल में जब पहुंचोगे तो प्रेशर और कम हो जाएगा, तो 2 लेयर में काम चल जाएगा। और फिर कैपिलरी में 1 ही लेयर रखना है, क्यों? क्योंकि कैपिलरी पर हमको क्या करना है? एक्सचेंज। और फिर वापसी शुरू होगी तो फिर प्रेशर बढ़ेगा। कैपिलरी ज्यादा प्रेशर वेन्यूल में तो 2 लेयर, उससे ज्यादा प्रेशर किसमें? वेन में, तो फिर 3 लेयर। तो सिस्टम समझ लीजिए कि कुल कितने लेयर हैं? 3 लेयर हैं। एक आखिरी सवाल, ये एनसीईआरटी का डायग्राम जरा देखिए, कैसे पहचानोगे इसमें कौन आर्टरी है कौन वेन है? भाई देखो यहां वेन लिखा है और यहां क्या लिखा है? आर्टरी। एग्जामिनर जब देगा तो ये तो हटा देगा ना, ये हटा देगा। मान लो ये डायग्राम इतना आ गया, कैसे पहचानोगे कि आर्टरी है कि वेन है? तो अभी तो चूंकि वेन लिखा है तो बड़ा आसान लग रहा है, एग्जाम में जब ये एक आएगा तब समझना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, ये है ल्यूमेन। ल्यूमेन देखो यहां कहां है? वेन में ज्यादा, और यहां क्या है? कम। तो 2 बातें याद रखिए, जिसका ल्यूमेन ज्यादा होगा उसकी दीवार भी तो पतली होगी, और जिसका ल्यूमेन कम होगा उसकी दीवार क्या होगी? मोटी होगी। तो आर्टरी और वेन में क्या समानता? समानता यह है कि दोनों में 3 लेयर हैं, लेकिन आर्टरी की जो 3 लेयर है वो मोटी है और वेन की जो 3 लेयर है वो पतली है। अब ये मोटाई या पतलाई कहां से आ गई है? ये देखो भाई, तो इसका आंसर ये है ट्यूनिका मीडिया। जिसमें ट्यूनिका मीडिया मोटी होगी उसका ल्यूमेन क्या होगा? कम होगा, और जिनके ट्यूनिका मीडिया मोटी कम होगी उनका ल्यूमेन क्या होगा? ज्यादा। तो 2 बहुत काम के सवाल। आर्टरी हो चाहे वेन हो, दोनों की वाल में 3 लेयर हैं, लेकिन आर्टरी की वाल क्या है? मोटी है, तो ल्यूमेन क्या है? कम है। और वेन की वाल पतली है तो ल्यूमेन क्या है? ज्यादा। वेन की वाल पतली क्यों है? तो कहोगे वेन की ट्यूनिका मीडिया क्या होती है? आर्टरी से पतली होती है। तो 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। आर्टरी की वाल क्या होती है? आर्टरी की वाल थिक होती है, ल्यूमेन लेस होता है, क्योंकि थिक होती है क्या? ट्यूनिका मीडिया। और वेन की वाल थोड़ी सी क्या होती है? थिन होती है, क्योंकि इसका ल्यूमेन क्या होता है? मोर होता है। और ये क्यों थिन होती है? क्योंकि यहां पाई जाती है थिन ट्यूनिका मीडिया। जो बढ़ाए हैं ये लिख लीजिए और उधर जो लिखे वो लिख लीजिए। तो एग्जाम में अगर एक डायग्राम बन के आ जाएगा तो कैसे पहचानोगे? ल्यूमेन से पहचानिएगा। जिसका ल्यूमेन कम वो आर्टरी, और जिसका ल्यूमेन ज्यादा वो वेन। बस पहचान लीजिएगा। दोनों नहीं देगा, एक देगा। किसमें कितनी लेयर? तो आर्टरी में 3, वेन में 3, आर्टीरियोल में 2, वेन्यूल में 2, और कैपिलरी में 1। क्यों? क्योंकि वहीं क्या करना है? एक्सचेंज करना है।
अच्छा ये बताओ, ब्लड वेसल में मसल काहे पड़ी हैं, इनका कौन सा काम? यहाँ कौन सा चलना फिरना है ब्लड वेसल को? मसल का मतलब चलना फिरना। ज्यादा दिमाग पे जोर ना डालें, है ना, लिखें, अभी बताते हैं। लिख लिया बेटा, आगे बढ़ाए। यहाँ तो केवल इतना ही लिखना था। अच्छा ये बढ़ाया था, बढ़ा लो, बढ़ाए आगे। हाँ, आर्टरी की दी ओ, हाँ आर्टरी हो चाहे वेन हो, मसल क्यों पाई जाती है? तो मसल का एक ही काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो मान लेते हैं कि आपका बीपी कम हो गया, तो अगर बीपी कम हो गया और आप बेहोश होने वाले हो तो क्या करिए, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लीजिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका जो ल्यूमेन है वो कम हो जाएगा, तो बीपी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और मान लो बढ़ा हुआ है तो ब्लड वेसल को क्या करिए, डायलेट। तो ब्लड वेसल का वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है किसकी मदद से, ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्शन से। तो ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा कौन, तो यही स्मूथ मसल ही तो करेंगे। अच्छा आपसे पूछ के करेंगे, स्मूथ मसल है तो आपसे पूछेंगे नहीं, यहीं लिख लेंगे। ब्लड वेसल की जो स्मूथ मसल है वो क्या करेंगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, या क्या करेंगे, वैसो डायलेशन। और उससे किस पे असर पड़ेगा, उससे बीपी पर असर पड़ेगा। अच्छा हाई स्कूल स्तर का सवाल बता दीजिए, आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और वेन में, इसका एक्सेप्शन है कि नहीं है, इसका एक्सेप्शन है। तो भैया ऐसी बात बताओ जिसका एक्सेप्शन ना हो, आर्टरी और वेन के बारे में ऐसी बात बताओ जिसका एक्सेप्शन ना हो। तो देखो ये मान लेते हैं हार्ट है, दुनिया की कोई भी आर्टरी होगी वो ब्लड हमेशा हार्ट से दूर ले जाएगी, और दुनिया की कोई भी वेन है वो हमेशा क्या करेगी, टूवर्ड लाएगी। तो हमेशा आर्टरी क्या करती है, दूर ले जाती है, और वेन हमेशा करीब लाती है। अब चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड। तो फिर भी सामान्यतः ये जो हाई स्कूल स्तर का सवाल है कि जरा बताओ आर्टरी में कौन सा ब्लड, तो आर्टरी में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन बताओ, तो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीडेटेड। अच्छा वेन में कैसा होता है ब्लड, होता है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन बताओ बस, एक्सेप्शन बताओ, तो कहोगे कौन सी, पल्मोनरी वेन कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। तो विदाउट एक्सेप्शन क्या है, लिखते चले हमारे साथ, विदाउट एक्सेप्शन बताओ बस। ये आया हुआ सवाल है नीट में, नीट का मतलब एआईपीएमटी में आया था, आर्टरी और वेन के बारे में विदाउट एक्सेप्शन बताओ, तो कहोगे आर्टरी कैरी ब्लड कहां,
अवे फ्रॉम हार्ट और वेन कैरी ब्लड किधर की तरफ, टूवर्ड, जो हार्ट की तरफ लाए वो वेन और जो हार्ट से दूर ले जाए वो आर्टरी। ये क्या है, विदाउट एक्सेप्शन। और यह इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, ये एक बार आ चुका है। अच्छा, हाई स्कूल स्तर का एक और सवाल, वाल्व किस में होते हैं? तो हाई स्कूल में आपने रट रखा होगा कि वेन में क्या होते हैं, वाल्व, और आर्टरी में वाल्व क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लिख लीजिए। तो आपके स्तर का ये सवाल है, आर्टरी और वेन के बारे में ऐसी कोई बात बताओ जिसका एक्सेप्शन ना हो। ये आया हुआ सवाल है, पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा। तो क्या बताओगे? आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट और वेन कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लिख लीजिए, एनसीईआरटी ओपन करिए। खोले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जरूर लेके आए और कम से कम साल भर में 10 बार तो पढ़ ही डालिए। एनसीईआरटी के साथ खास बात यह है कि वो एक बार में उसकी सारी बातें आपको पता चलती ही नहीं है, हर बार कुछ न कुछ आप गेन करते हो। तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपके ब्रेन में कुछ न कुछ ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते जाइए, भूलते जाइए, पढ़ते जाइए, भूलते जाइए, लेकिन इतनी बार पढ़ डालिए कि ज्यादातर चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगे। बेटा सबने लिख लिया तो हम चले एनसीईआरटी खोलें। खोलें तो जरा पहचानो, ये क्या है, वेन, और ये क्या है, आर्टरी। कैसे पहचाना? ल्यूमेन जिसका ज्यादा वो वेन और जिसका ल्यूमेन कम वो आर्टरी। बाकी चीजें ठीक है। ये है ब्लड वेसल। ब्लड फ्लो करता है फिक्स रूट में थ्रू द ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल में मेन कौन है, चाहे आर्टरी हो और चाहे वेन। यहां ईच लिखा है, इसमें क्या पाई जाएंगे, 3 लेयर। तो किसमें किसमें 3 लेयर नहीं पाई जाएंगे, है? तो भैया आर्टीरियोल में नहीं होगा, वेन्यूल में नहीं होगा और कैपिलरी। और किसमें किसमें 3 लेयर है, तो सामने दिख रहा है, आर्टरी में और वेन। तो इनर लाइनिंग किसकी है, स्क्वामस एंडोथीलियम। नाम क्या है, ट्यूनिका इंटीमा। बीच की क्या है, स्मूथ मसल और साथ में क्या है, इलास्टिक फाइबर। नाम क्या है, ट्यूनिका मीडिया। और एक्सटर्नल लेयर क्या है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर कौन सा, कोलेजन। नाम क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया किसकी पतली है, वेन। तो किसकी मोटी है, आर्टरी। किस किस में फाइबर हैं, किस किस में फाइबर हैं, मीडिया और एक्सटर्ना। और फाइबर कौन कौन से हैं, तो एक में कोलेजन, एक में इलास्टिन। तो याद रखिएगा कोलेजन फाइबर कहां है और इलास्टिन फाइबर कहां है। हेडिंग डालिए, साइड हेडिंग, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। साइड हेडिंग, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दो लाइनें हैं केवल, देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जरा एक चीज देखो इधर, जैसे मान लेते हैं कि ये हार्ट है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, कहां, किसी आर्गन में। जैसे इसने पंप कर दिया इंटेस्टाइन में,
तो नियम क्या है? नियम ये है कि उस पर्टिकुलर आर्गन का ब्लड वापस किस में आ जाना चाहिए? हार्ट में आना चाहिए। ये सभी आर्गन पे लागू है। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, किसी आर्गन को ब्लड गया, वापस फिर से हार्ट में आया, ऐसे होता है। लेकिन इस पूरे चेन में इंटेस्टाइन ने गड़बड़ी कर दिया। कहा जो ब्लड हमारे पास आया है वो हम वापस सीधे हार्ट को नहीं देंगे, हम क्या करेंगे? लीवर को भेज देंगे। ध्यान से सुनिएगा, इंटेस्टाइन क्या है? एक आर्गन है, और लीवर भी क्या है? एक आर्गन है। तो जब कभी किसी एक आर्गन का ब्लड किसी दूसरे आर्गन को सप्लाई हो जाए तो उसी का नाम पोर्टल सिस्टम होता है। अब जिस आर्गन को सप्लाई हुआ है उसका नाम क्या है? लिवर। तो लिवर को हिपैटा भी तो कहते हैं। तो जब कभी इंटेस्टाइन का ब्लड कहां चला जाए? लिवर में चला जाए, तो पूरा नाम फिर क्या रख दोगे? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। फिर से सुन लेते हैं। हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया गया वो इंटेस्टाइन किया गया। इंटेस्टाइन एक आर्गन है, नियम यह है कि वहां से ब्लड वापस हार्ट आना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंटेस्टाइन ने ब्लड किसको दे दिया? लीवर को दे दिया। क्यों? क्या लीवर को सप्लाई नहीं थी क्या हार्ट से? क्या लीवर की हार्ट से सप्लाई नहीं थी तो उसने खून इंटेस्टाइन से मांग लिया? थी कि नहीं थी, इतना बता दो बस। तो अगर रही होगी भैया तो उसकी सप्लाई तो अलग होगी। हार्ट से सीधी सप्लाई किसको मिली होगी? लीवर को मिली होगी। तो लीवर बहुत चालाक है, एक तो सीधे कहां से ले रहे हैं? हार्ट से, और एक स्पेशल किससे ले रहे हैं? इंटेस्टाइन से। क्यों? कोई तो कारण होगा। तो देखो कारण क्या है। हुआ यह है कि इंटेस्टाइन पर हुआ है डाइजेशन, और डाइजेशन होने के बाद बहुत सारे न्यूट्रिएंट ब्लड में पहुंच गए हैं। तो वो न्यूट्रिएंट को पूरी बॉडी में नहीं घुमाना है, उन सारे न्यूट्रिएंट को कहां दे दिया जाएगा? लिवर को। फिर लिवर तय करेगा कि कितना ग्लूकोज आगे जाने देना है, कितनी विटामिन आगे जाने देना है, कितना सोडियम आगे जाएगा। तो हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट की जो कंसंट्रेशन है वो कौन तय करता है? वो लिवर तय करता है। इसी नाते सारे न्यूट्रिएंट पहले कहां जाएंगे? लिवर। लेके कौन जाएगा? तो लेके जाएगा, तो आंसर देंगे हिपैटिक पोर्टल वेन। बताओ इसमें ऑक्सीजनेटेड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड? भाई वेन है, अगर एक्सेप्शन में होता तो इसका नाम होता। इसमें क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको अजीब नहीं लग रहा है कि एक आर्गन का इस्तेमाल किया हुआ ब्लड दूसरा आर्गन क्या करेगा? तो इस आर्गन का इस्तेमाल किया हुआ जो ब्लड है कैसा? डीऑक्सीजनेटेड। ये वास्तव में क्या है? ये न्यूट्रिएंट रिच है। इस न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को किसको दे दिया गया? लिवर को। उसके बाद लिवर से जब ब्लड निकलेगा तो फिर से कहां पहुंच जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन ही तो चल रहा था। तो ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है कि इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन है। यूनिक का मतलब विशेष, वैस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल, और कनेक्शन का मतलब कनेक्शन। एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन है जिसका नाम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, जिसमें इंटेस्टाइन का ब्लड कहां जाता है? लिवर। कौन लेके जाता है? हिपैटिक पोर्टल वेन। कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन क्या होगा? न्यूट्रिएंट। तो जब कभी एक आर्गन का ब्लड किसको दे दिया जाए? दूसरे आर्गन को दिया जाए, तो उसका नाम क्या रखोगे? पोर्टल। अब दूसरा आर्गन कौन सा है? लिवर। तो नाम क्या रखोगे? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। लिखो हमारे साथ ही, डायग्राम बनाओ, लिखो।
क्या हम लोगों की बॉडी में कोई और पोर्टल सर्कुलेशन पाया जाता है? हाँ बोले हो कि ना बोले हो? हाँ, कौन सा? कौन सा? इनका कहना है रीनल, तुम्हारा रीनल, और किसी का है रीनल? तय कर लो, हमको जल्दी नहीं है। रीनल पोर्टल सिस्टम हम लोगों में नहीं पाया जाता है। जिसके पास हो वो अपना नाम चेक कर वहां लिखवा दे, रिकॉर्ड वाले में, गिनीज बुक वाले में, ह्यूमन विद रीनल पोर्टल सिस्टम है ना, वो अपना नाम वहां लिखवा सकता है। देश विदेश से लोग आएंगे देखने, ठीक है। तो हम लोगों में कौन सा नहीं है? रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है। लेकिन हमारे में एक और है, कौन सा? ब्रेन वाला, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच पाया जाता है। ये लिख लिया बेटा, ये लिख लिया। तो हमारे साथ ही लिखते चले नोट में, हाइपोफाइसिस पोर्टल सर्कुलेशन। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसिस पोर्टल सर्कुलेशन ये हम लोगों में पाया जाता है। किसके किसके बीच होता है? बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर की पोस्टीरियर। तय कर लो, हमको जल्दी नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी 11th वाली है ना, पलट के देखो। एंटीरियर तक है, पोस्टीरियर तो हाइपोथैलेमस से सीधे जुड़ा है। हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर, बेटा लिखते चलो हमारे साथ ही। फिर नोट, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। पहला सवाल ये एब्सेंट है, किसमें? हम लोगों में। और प्रेजेंट है किसमें? प्रेजेंट इन फ्रॉग। और किसके किसके बीच होता है? बिटवीन लोअर लिम्ब एंड किडनी। किडनी तक ब्लड जाए तो रीनल नहीं कहोगे, लिवर तक ब्लड जाए तो हेपेटिक, और हाइपोफाइसियल ग्लैंड तक जाए तो क्या कहोगे? हाइपोफाइसिस पोर्टल सिस्टम। तो हमारे में ये है, ये है, ये नहीं है। अगर किसी में है तो वो अलग है ना। एक छोटा सा साइड हेडिंग डालिए, कोरोनरी सर्कुलेशन। देख लो इधर, ये है हम लोगों का हार्ट। जो सबको ब्लड सप्लाई कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हार्ट के अंदर भी तो मसल हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ये ब्लड पंप किया जा रहा था, किससे? एओर्टा से, तब छोटी छोटी ब्लड वेसल इसी एओर्टा से निकलती हैं और पूरे हार्ट में फैल जाती हैं। ये जो छोटी छोटी ब्लड वेसल एओर्टा से निकली हैं और ब्लड वेसल में फैल गई हैं, ये है कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी क्या करेगी? सप्लाई करेगी ब्लड, किसको? हार्ट की मसल को। सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल। तो वापसी नहीं होगी भाई, अगर किसी आर्गन को सप्लाई करते तो वापस भी तो लेते हैं।
इसका मतलब यही क्या पाई जाएंगी, कोरोनरी वेन। ये रिटर्न करेंगे, रिटर्न ब्लड फ्रॉम हार्ट मसल। तो कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन से मिल के क्या बनता है, कोरोनरी सर्कुलेशन। पर्पज क्या है, तो कहोगे ये स्पेशल सर्कुलेशन है फॉर ब्लड सप्लाई टू, किसको, हार्ट मसल। हार्ट जब पूरे बॉडी को ब्लड पंप कर रहा था तो थोड़ा सा ब्लड अपने को भी ले लेता है, तो जो अपनी सप्लाई है उसी का नाम क्या है, कोरोनरी सर्कुलेशन। इसमें कोरोनरी आर्टरी भी होगी, इसमें कोरोनरी वेन। आर्टरी मसल को ब्लड देगी और वेन वापस ले लेगी। लिख लीजिए। लिख लीजिए, एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। 2 लाइनें और बची थी, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन। और इस बार नीट 2024-25 हुआ है, 25, अरे इतने साल हो गए, हम तो याद नहीं रहता है। हाँ, 2025 वाला जो पेपर हुआ है उसमें एक सवाल आया है, वो रेगुलेशन से आया है और अच्छा सवाल था। कितने लोगों गलत हुआ था वो, अच्छा सवाले नहीं पता है, वाह भाई वाह। तो हम पेपर देने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। देखो चाहे जितना आराम से लिखो, चैप्टर आज पूरा जरूर होगा। चलो कहां तक पहुंच गए थे हम लोग, यहां से यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन किसके बीच, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर। नाम क्या, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्यों, तो अभी बताया है, जब एक आर्गन से दूसरे आर्गन जाए तो पोर्टल, और जिस आर्गन जाए वो लिवर, तो नाम क्या पड़ा, हेपेटिक पोर्टल। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी करेगी ब्लड कहां से, इंटेस्टाइन से लिवर। जानते हो एग्जामिनर क्या करेगा, जहां इंटेस्टाइन लिखा है वहां लिवर लिख देगा, और जहां लिवर लिखा है वहां इंटेस्टाइन। सही है, लिवर से इंटेस्टाइन पहुंचा देगा, डिलीवर बाद में कहां पहुंच जाएगा, सिस्ट में। एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम पाया जाएगा, कहां, अवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम। टू एंड फ्रॉम का मतलब लेना और देना, किससे, कार्डियक मस्कुलेचर। इस डायग्राम को देख लो, ये लिखा है ग्रेट वेन, महान वेन। तो भैया किस मामले में महान है, सिर्फ बड़ी है इस नाते इसका नाम है, ठीक है। ये काफी चौड़ी है इस नाते इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रेट वेन। तो सबसे चौड़ी वेन यही पाई जाती है। चलिए हेडिंग डालिए, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। और इसी से इस बार एक सवाल आया है एग्जाम में। अभी कुछ भी लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे, उसका सब लिख लेंगे। देखो इधर, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। पहले तो ये बताओ इस हेडिंग का मतलब क्या है, कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन का क्या मतलब है। तो मतलब समझ लीजिए, जैसे अभी सब लोग यहाँ बैठे हैं, सामान्य तुम यार पहले सांप निकाले दे रहे हो। सामान्य तरीके से हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोगों का सामान्य तरीके से हार्टबीट सामान्य कितनी होगी, तो वही 70, 72, 75 इसी के आसपास चल रही है। इनके हिसाब से मान लो भी यहाँ सांप निकल आए तो क्या होगा, तो हम इधर से कूद जाएंगे, है ना, तुम लोग उधर से भाग जाओगे, सब लोग भागेंगे तो ही। अच्छा भागेंगे जब बिल्डिंग के बाहर जाएंगे, तब तक हम लोगों का हार्ट रेट बढ़ चुका होगा। फिर वहां जाके सबको बताएंगे कि वहां सांप निकल आया था लेकिन जान बच गई है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा,
आपका हार्ट बीट फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अब फिर सुने, उधर से सांड आ जाएगा, फिर वहां से भागेंगे, फिर वहां से भागेंगे तो फिर से हार्ट बीट आपका क्या करेगा, बढ़ जाएगा। फिर भाग के यहाँ आओगे, बैठोगे, फिर हार्ट बीट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब ये बताइए, यहां से आप, तुम्हें क्या लगता है तुम भागोगे, सांप नहीं भागेगा? हाँ, वो भी तो भागेगा। अब देखें काम की बात, सांप क्लास करके जाएगा। कैसे सोच लेते हो ये सब बातें? देखें क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही परिस्थिति बदलती है, हमारी बॉडी की नीड बदल जाती है। जैसे जान बचाने के लिए हम लोग भाग रहे हैं, तो जो हम लोगों की मसल हैं, उनकी O2 की डिमांड बढ़ जाएगी, तो O2 की सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी। और सप्लाई कौन बढ़ाएगा, हार्ट ही तो बढ़ाएगा, तो हार्ट बीट बढ़ानी पड़ेगी। तो एक सिस्टम है कि यदि हमारी बॉडी की डिमांड चेंज होती है तो हम अपने हार्ट बीट को एडजस्ट कर लेते हैं, कभी बढ़ा लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी, हार्ट के रेट और हार्ट के रिदम को हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसी एडजस्ट करने को क्या कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं। रेगुलेशन का मतलब है कि हार्ट बीट के रेट को एडजस्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू द नीड या अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन। जैसी डिमांड, जैसे अभी सब कुछ सही है तो सामान्य हार्ट रेट कितना हो रहा होगा, 70, 72, 75, इसी के आसपास हार्ट बीट हो रही होगी। ठीक है, तो जो सामान्य एक्टिविटी है उसका रेगुलेशन कोई और करता है, और अगर परिस्थितियां विकट हो जाएं, समस्या आ जाए, तो हार्ट बीट का रेगुलेशन कोई और करता है। इसी नाते रेगुलेशन दो प्रकार का है। एक है नॉर्मल रेगुलेशन, जैसे अभी हम सब लोगों की हार्ट बीट जो नॉर्मल चल रही है वो नॉर्मल रेगुलेशन में आ रही है। तो नॉर्मल रेगुलेशन कौन करता है, तो ये हार्ट ही कर लेता है, हार्ट स्वयं करता है। कैसे करता है, तो हार्ट के पास पाई जाती हैं स्पेशल नोडल टिश्यू कहो चाहे नोडल फाइबर कहो। फिर से सुनेंगे, हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी हार्ट स्वयं रेगुलेट करता है। क्यों? क्योंकि हार्ट के पास रेगुलेट करने के लिए नोडल टिश्यू या नोडल फाइबर पाए जाते हैं। इसी नाते हम लोगों के हार्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, मायोजेनिक। वो स्पेशल नोडल टिश्यू, जैसे स्पेशली हम याद रखें तो कौन सा, ऐसे नोड। जब कभी कोई आर्गन अपना रेगुलेशन स्वयं कर ले तो इसको कहते हैं ऑटो रेगुलेशन। या इसी को कहते हैं इंट्रिंसिक रेगुलेशन। तो आराम से बताएं, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट कैसी होती है, तो कहोगे ऑटो रेगुलेशन में होती है या इंट्रिंसिक रेगुलेशन में होती है। ये हार्ट स्वयं करता है। हार्ट में कौन करता है, नोडल टिश्यू या नोडल फाइबर। ये नोडल फाइबर हैं क्या, ये कार्डियक मसल ही तो हैं। तो अगर कार्डियक मसल स्वयं रेगुलेशन करेंगे तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मायोजेनिक। ये सभी लोगों के साथ है, सभी सब सही चल रहा है। फिर इमरजेंसी आ गई, तो जैसे इमरजेंसी आएगी वैसे ऑटो रेगुलेशन बंद हो जाएगा और हार्ट का रेगुलेशन ब्रेन के पास चला जाएगा। अब ब्रेन क्या करेगा, तो जो दूसरा रेगुलेशन है वो है न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन कौन करेगा, तो आंसर देंगे ब्रेन करेगा। अब ब्रेन कैसे करेगा, तो ब्रेन में पाए जाते हैं न्यूरल सेंटर। चाहे न्यूरल सेंटर कहो चाहे कार्डियक सेंटर भी कह सकते हैं। न्यूरल सेंटर कहां पाए जाते हैं, तो कहोगे मेडुला, मेडुला
अभी बेटा लिखो नहीं, लिख लेना है ना। मेडुला ऑब्लांगाटा पर पाया जाता है। तो यहाँ है हार्ट, यहाँ है ब्रेन, यहाँ कहीं मेडुला ऑब्लांगाटा है। तो क्या है, मेडुला चल के आएगा कि सांप निकल आया है, हार्ट बीट क्या करो, बढ़ा दो, ऐसे तो होगा नहीं। तो कैसे हार्ट बीट बढ़ेगी? तो यहां से कोई ना कोई सिस्टम होगा, मेडुला के पास नर्व पाई जाएंगी और उसकी सप्लाई यहाँ हार्ट को होगी। तो मेडुला ये काम कराता है किससे? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एएनएस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक का नाम एसएनएस और एक का नाम पीएसएनएस। फुल फॉर्म बताओ। एस का है सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पी वाले का नाम पैरा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अच्छा, जब ये नर्वस सिस्टम रेगुलेशन कर रहा होगा, जब ये नर्वस सिस्टम हार्ट का रेगुलेशन कर रहा होगा, तो क्या एंडोक्राइन सिस्टम देख रहा होगा? एंडोक्राइन कहेगा समस्या आ गई, हम भी कुछ करें। तो तीसरा जो रेगुलेशन है वो है हार्मोनल रेगुलेशन। अब हार्मोनल रेगुलेशन कौन करेगा? तो हार्मोनल रेगुलेशन में ग्लैंड आएगी, एड्रिनल मेडुला। और एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन हैं उनके नाम बताओ बेटा जरा। इनके नाम है एड्रीनलिन और नार एड्रीनलिन। एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रीनलिन और नार एड्रीनलिन, ये दोनों हार्मोन किसके हैं? एड्रिनल मेडुला के हैं। ये करते क्या हैं? तो ये भी बढ़ा देते हैं हार्ट रेट। अब जब हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो अपने आप क्या बढ़ जाएगा? कार्डियक आउटपुट। फिर से सुन लेते हैं। हम लोगों के हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। कैसे? एक नॉर्मल रेगुलेशन होता है, एक न्यूरल रेगुलेशन होता है, एक हार्मोनल रेगुलेशन होता है। नॉर्मल का मतलब परिस्थितियां सामान्य है तो हार्ट ब्रेन से पूछेगा नहीं, अपने आप रेगुलेट करेगा। यदि कोई आर्गन अपने आप स्वयं को ही रेगुलेट करे तो उसको कहेंगे ऑटो रेगुलेशन या इंट्रिंसिक रेगुलेशन। लेकिन दुनिया में अपने आप कुछ नहीं होता है, कोई तो कर ही रहा होगा। तो हमारे हार्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं? नोडल टिश्यू या नोडल फाइबर, वही हार्ट की एक्टिविटी को नॉर्मली रेगुलेट करते हैं। उसमें मेन नेता कौन है? ऐसे नोड है। अगर काम नहीं चलेगा तो ये भी नोड से भी काम लेंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी आ गई, सिचुएशन चेंज हो गई, तो फिर तुरंत क्या आ जाएगा? न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन कौन करेगा? ब्रेन। और ब्रेन में न्यूरल सेंटर या कार्डियक सेंटर पाए जाएंगे। कहाँ? मेडुला में। और मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करेगा? ऑटो न्यूरोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। स्पेशली किसका? एसएनएस और पीएसएनएस। एसएनएस पीएसएनएस क्या करेंगे वो अभी आपको बताएंगे। लेकिन जब ये बेचारे मेहनत कर रहे होंगे तो ये भी तो कुछ करेंगे। कौन? न्यूरल रेगुलेशन के बाद क्या आएगा? हार्मोनल रेगुलेशन। इसमें कौन आएगा? एड्रिनल मेडुला आएगा, उसके हार्मोन आएंगे और वो क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट। अब सवाल ये है कि किसका रोल ज्यादा नहीं है? तो ज्यादा रोल नहीं है, नो मोर रोल ऑफ किसका? एड्रिनल कार्टेक्स। कार्टेक्स के हार्मोन का भी हार्ट में रोल है लेकिन बहुत ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि कार्टेक्स वाले में लिखा है एक लाइन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या करता है? मेंटेन करता है। लेकिन फिर भी रेगुलेशन में किसका रोल ज्यादा नहीं है? तो आंसर क्या देंगे? एड्रिनल कार्टेक्स। तो मेन रोल किसका है? एड्रिनल मेडुला। लिखने से पहले क्वेश्चन देख लो, पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 49।
जिनके जिनके पास बुकलेट ना हो वो बुकलेट ले लें जाके। सबने लिख लिया? इंट्रिंसिक रेगुलेशन, इंट्रिंसिक रेगुलेशन इसके अलावा कहीं और है? है। कौन सा आर्गन है जो इंट्रिंसिक रेगुलेशन करता है? और ब्रेन। और बढ़िया आंसर है, वो है किडनी। किडनी में भी अपनी रेगुलेशन की व्यवस्था है। किडनी के पास अपनी ही व्यवस्था है कि उसके पास अपना जेजीए है, वो अपना ही जीएफआर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। किडनी का जीएफआर किडनी स्वयं रेगुलेट करती है, और फिर जब काम नहीं चलता तो हाइपोथैलेमस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़े? हाँ भाई, हो गया? चलो देखो, ये मान लेते हैं कि ब्रेन है, और ये मान लेते हैं कि हार्ट है। ठीक, अब देखो, ब्रेन से हार्ट को ब्लड सप्लाई आती है। ब्रेन से हार्ट को जो ब्लड सप्लाई आती है वो दो होती हैं। एक आती है सिंपैथेटिक नर्व, हमारे साथ ही बनाते चलें, और एक आती है पैरा सिंपैथेटिक नर्व। ये जो सिंपैथेटिक नर्व है ये किसका हिस्सा है? एसएनएस का हिस्सा है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व पीएसएनएस का हिस्सा है। एक क्वेश्चन बता दीजिए, सिंपैथेटिक नर्व के नाम पर कौन सी नर्व हार्ट को सप्लाई होती है? तो आंसर देंगे थोरैसिक नर्व। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के नाम पर कौन सी नर्व सप्लाई होती है? तो आंसर देंगे वैगस नर्व। नाम सुने हो? कौन सी नर्व है ये? ये 10वीं क्रेनियल नर्व है। चाहे सिंपैथेटिक नर्व हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक नर्व हो, अगर हार्ट पर आएंगे तो यहां न्यूरोट्रांसमीटर भी तो रिलीज करेंगे, हाँ या ना? हाँ। तो जरा बताओ, सिंपैथेटिक नर्व कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी? ऐसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी कोई ना कोई तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी। तो यहां जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है इसका नाम एड्रीनैलिन है, और यहां जो रिलीज होता है उसका नाम एसिटाइल कोलिन है। हार्ट की सरफेस पर जैसे ही एड्रीनैलिन रिलीज होगा वैसे ही एसएनएस का असर दिखाई पड़ जाएगा। क्या? बढ़ जाएगी हार्ट रेट, बढ़ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, तो बढ़ जाएगा कार्डियक आउटपुट। ठीक, और जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व का
एसिटाइल कोलिन यहां रिलीज होगा। वैसे किसका असर दिखाई पड़ेगा? पीएसएनएस का। क्या? तुरंत घट जाएगा। हार्ट रेट फिर घट जाएगा। स्पीड ऑफ इंपल्स कंडक्शन, हार्ट के अंदर इंपल्स कंडक्ट होती ना, एसए नोड से एवी नोड से एवी बंडल से परकिंजे फाइबर जाती है। अगर एवी नोड से परकिंजे फाइबर जो इंपल्स जा रही है उसकी स्पीड घटा दी जाए तो वेंट्रिकल थोड़ा देर में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फाइनली घट जाएगा कार्डियक आउटपुट। तो रट लेंगे क्या? सिंपैथेटिक नर्व की सप्लाई जब हार्ट को होगी, जब वहां से सिग्नल आएगा तो तीन चीजें करेगा। हार्ट रेट बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? कॉन्ट्रैक्शन की पावर बढ़ा देगा। तो क्या बढ़ जाएगा? कार्डियक आउटपुट। और जब पीएसएनएस का सिग्नल आएगा तो हार्ट रेट घट जाएगा, स्पीड घट जाएगी, तो कार्डियक आउटपुट घट जाएगा। जब ये सब हो रहा होगा तो हार्मोन भी देख नहीं रहे होंगे, हार्मोन भी अपना काम करेंगे। तो एड्रिनल मेडुला से क्या निकलेगा? एड्रीनलिन। जैसे यहां से निकला है तो एड्रीनलिन यहां वाला हो चाहे वहां वाला हो, काम तो एक ही करेगा। कौन सा? हार्ट रेट बढ़ाएगा, तो कार्डियक आउटपुट क्या करेगा? बढ़ जाएगा। ठीक। हम लोग जब तैयारी करते थे तो दो सवाल पूछे जाते थे, अभी नहीं आ रहे हैं, हो सकता रिपीट हो जाए। क्वेश्चन पूछता था कि यदि सिंपैथेटिक नर्व को काट दिया जाए तो क्या होगा? तो पैरासिम्पैथेटिक खुश हो जाएगा, और अगर ये खुश हो गया तो हार्ट रेट घट जाएगी, क्योंकि ये घटाने में लगा है ना। अच्छा, इसको ना काटा जाए, इसको काट दिया जाए तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। फिर गुस्सा लग जाए, दोनों को काट दिया जाए तो जब दोनों का काटोगे तो हार्ट खुश हो जाएगा। ये दोनों लोग बहुत परेशान कर रहे थे, जैसे दोनों को काट दोगे हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा। तो अगर दोनों सप्लाई कट गई तो हार्ट रेट क्या रहेगा? नॉर्मल। लेकिन बहुत देर नहीं रहेगा, जल्दी ही हार्ट की रिदम क्या कर जाएगी? बिगड़ जाएगी। और एक कंडीशन है जिसका नाम है एरिदमिया, और उसके रिजल्ट में डेथ हो जाएगी। तो वो एक बात की बात है, अगर सिलेक्शन हुआ एमबीबीएस में तो वहीं पढ़िएगा। ठीक है, हाँ मान लो भाई पढ़ लो, हो ही जाए। कोशिश तो खूब करते हो कि ना हो, हैं? कोशिश खूब करते हो कि ना हो, इस साल पढ़ने को मिले, फिर अगले साल पढ़ने को मिले। हजरतगंज की गलियां छूट नहीं रही हैं। ठीक है, तो अब मान लो हो ही जाए गलती से, तो आप वहां जाकर के क्या करोगे? पढ़ोगे। अगर एसएनएस काट दें तो हार्ट रेट घट जाएगी, और पीएसएनएस काट दें तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और दोनों काट दें तो नॉर्मल रहेगा। लिखो, लिख। चलो भैया एनसीईआरटी खोलो। यहां क्या लिखा है? नॉर्मल एक्टिविटी। एग्जामिनर इसके आगे ये लिखिएगा, बस सारा सेंटेंस बेकार हो गया कि केवल दो लेटर यूज किया है, ए बी, बस काम खत्म हो गया है। तो कौन सी एक्टिविटी है? नॉर्मल। ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड कैसे लिखा है? इंट्रिंसिक। अच्छा, इसकी जगह ये लिख दें तो ये नहीं पूछ रहे गलत है, हमको ये बताओ लिखा कहां है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में कहीं बहुत साफ साफ लिखा है, आप जाइएगा तो आपको एक्सट्रिंसिक कई जगह हैं, ढूंढ के लाइएगा कहां लिखा है। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब अंदर से, ऑटो रेगुलेटेड किसके द्वारा? स्पेशल मसल। नाम क्या? नोडल टिश्यू। तो ह्यूमन हार्ट कैसा हो गया? मायोजेन। मायो का मतलब मसल, और जेनिक का मतलब बनाना। तो जब मसल ही इंपल्स जनरेट कर लें तो क्या कहोगे? मायोजेनिक। अच्छा, स्पेशल न्यूरल सेंटर कहाँ? मेडुला। ये मॉडरेट या चेंज करेगा किसको?
कार्डियक फंक्शन चल के आएगा स्वयं क्या? नहीं, किससे कराएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जरा यहां ऐसे लिख दो, यहां लिख दो इनवॉलेंट्री। ये वॉलेंट्री नहीं होता है, इनवॉलेंट्री होता है। जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए और आप कहो कि हार्ट रेट हम बढ़ने नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है? हार्ट रेट बढ़ जरूर जाएगा। फिर न्यूरल सिग्नल कहां से आए? सिंपैथेटिक नर्व से, जो कि किसका हिस्सा है? एएनएस। ये क्या करेगा? बढ़ा देगा। अच्छा, ये एनसीईआरटी वाले इतने कंजूस हैं कि एक बार केवल इंक्रीज लिखे हैं। अब आप समझ लीजिए कहां कहां इंक्रीज है। तो इंक्रीज करेगा हार्ट रेट, और इंक्रीज ही करेगा क्या? और इंक्रीज ही करेगा क्या? कार्डियक आउटपुट। इंक्रीज एक बार लिखा है, 3 जगह समझना है। पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल, ये भी किसका है? एएनएस का। ये क्या करेगा? डिक्रीज। क्या? हार्ट रेट। तो जब ये डिक्रीज करेगा तो साथ में क्या डिक्रीज करेगा? स्पीड। तो फाइनली क्या डिक्रीज करेगा? जब ये सब हो रहा होगा तो कौन रोल में आएगा? एड्रेनल मेडुला। क्या करेगा? इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड बढ़ाओ हार्ट रेट। हार्ट रेट भी तो बढ़ेगा। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और पहली हेडिंग डालें डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और पहली हेडिंग हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन। हेडिंग डालें हाई ब्लड प्रेशर, या इसी का दूसरा नाम हाइपर टेंशन है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन। हमारे साथ ही लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, कुछ विशेष होगा तो रोकेंगे। पहला सवाल यह है, हाई छोड़ दो, पहले ये बताओ नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो कहोगे 120/80। क्या? किलोमीटर? mmHg। आराम से बताएं, इसमें 120 क्या है और 80 क्या है? तो 120 है सिस्टोलिक प्रेशर, लिखते चले। और अच्छा, 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर। इसी का दूसरा नाम, सिस्टोलिक का दूसरा नाम है, कोई बोला? सही बोला है, पंपिंग प्रेशर। अच्छा, इसका दूसरा नाम रेस्टिंग प्रेशर। इतना लिख लो, फिर रुको। इसका नाम सिस्टोलिक प्रेशर क्यों है? इसका नाम डायस्टोलिक प्रेशर क्यों है? या उसका नाम पंपिंग क्यों है? इसका नाम रेस्टिंग क्यों है? तो नाम ही से पता चल रहा है कि जो भाई सिस्टोल के दौरान प्रेशर हो वो सिस्टोलिक प्रेशर, और जो डायस्टोल के दौरान हो वो डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये क्या है? तो कहोगे ये मैक्सिमम प्रेशर है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये क्या है बेटा? तो कहोगे ये मिनिमम प्रेशर है। कब? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अभी 3-4 साल पहले नीट ही में सवाल आया था, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर किस ब्लड वेसल में होगा और कब होगा? लिखना बंद करो, सोचना शुरू करो।
मैक्सिमम ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में किस ब्लड वेसल में होगा और कब होगा? तो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर मिलेगा एओर्टा में, क्यों? हार्ट के बिल्कुल पास है। और कब मिलेगा? वेंट्रिकल के डायस्टोल में कि वेंट्रिकल के सिस्टोल में? वेंट्रिकल के लेफ्ट के कि राइट के? तो पूरी लाइन सुनो, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर एओर्टा में मिलेगा कब? लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल। ये आया हुआ सवाल है। तो मैक्सिमम मिलता कहां है? तो कहोगे एओर्टा में मिलता है। और कब मिलता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मल कितना है? 120/80 है। 120 क्या है, 80 क्या है, डायस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक क्या है? तो डायस्टोल में जो सबसे कम हो, भाई जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो बीपी घटेगा, उस दौरान जो सबसे कम होगा उसका नाम डायस्टोलिक, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सबसे ज्यादा होगा, उसका नाम सिस्टोलिक। अब आता है हाई ब्लड प्रेशर। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ब्लड का प्रेशर नॉर्मल से क्या हो जाए? हाई। बीपी मोर देन, लिखते चलेंगे नॉर्मल। अब नॉर्मल से ज्यादा कितना कर दो? तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि 124/82 हो गया है, बताओ ज्यादा है कि नहीं? तो ये बीपी मोर देन तो नॉर्मल है, लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर की पहली शर्त है कि नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए। कितना? तो कम से कम 140/90 या इससे भी क्या हो, ज्यादा हो। और कब? एक बार नहीं। जैसे मान लेते कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपका बीपी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। उसी समय कोई आपका बीपी नापे और आपका बीपी 140/90 से ज्यादा मिले, तो क्या आपको बीपी की दवा खिलाई जाएगी? नहीं खिलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वास्तव में उसको हाइपरटेंशन है नहीं, वो तो समस्या थी तो बीपी बढ़ गया, तो ये कम माना जाएगा। तो 140/90 कम मिले तो ऑन रिपीटेड चेकअप, आज नापा जाए तो भी बीपी ज्यादा, कल नापा जाए तो भी ज्यादा, चाहे जब नापा जाए तो भी ज्यादा। और किससे ज्यादा? 140/90 से ज्यादा, तो क्या मानोगे? हाई ब्लड प्रेशर मानोगे। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? अब हमको रिक्वायर ट्रीटमेंट। तो बताओ ट्रीटमेंट की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब 140 या उस 140/90 से ज्यादा हो, तब हमको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक बात, ट्रीटमेंट ना करें तो देखो क्या समस्या होगी। रटा सबको समस्या सुनो। ये है हार्ट, ये ज्यादा प्रेशर पे पंप कर रहा है। तो जब ज्यादा प्रेशर पर पंप करेगा तो धीरे धीरे इसकी मसल थक जाएंगे, और हार्ट की मसल थके अच्छी बात नहीं, वरना आखिरी बार थक जाओगे। ठीक है, तो हार्ट की मसल धीरे धीरे थकने लगेंगी और उनकी जो ताकत है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या आएगा? हार्ट ही खराब हो जाएगा। और अगर हार्ट खराब हुआ तो हार्ट की डिजीज आएगी, तो सीधा नुकसान क्या होगा? हार्ट खराब होगा। चलो हार्ट मान लो बचा है, तो देखो ज्यादा ज्यादा पंप कर रहे हो तो सब जगह भी तो ज्यादा ज्यादा जाएगा। तो लिवर के अंदर कोई कैपिलरी टूट जाएगी, किडनी में कोई कैपिलरी रप्चर कर जाएगी, ब्रेन में कोई कैपिलरी रप्चर कर जाएगी। ब्रेन में रप्चर हुआ, ब्रेन हैमरेज हो गया, वहीं गिर जाओगे। तो स्थिति यह है कि अगर बहुत दिनों तक ज्यादा टेंशन रही, हाइपर टेंशन रहा, तो आपके अंदर के आर्गन खराब होंगे। जैसे लिवर खराब हो जाएगा, जैसे किडनी खराब हो जाएगी, और दिमाग तो खराब है ही, ठीक है, पहले से खराब है।
तो अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होगा? तो या तो क्या मिलेगी, हार्ट की डिजीज मिलेगी और डैमेज हो जाएंगे क्या, वाइटल आर्गन। बताओ कौन कौन से डैमेज कर दे? तो लिवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, और क्या हो सकता है, ब्रेन। अच्छा, ये व्यक्ति जिसको हाइपरटेंशन होगा ये बहुत उछल कूद मचाएगा, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तो ये मोर एक्टिव होगा, मोर एक्टिव। लेकिन ज्यादा एक्टिविटी ठीक नहीं होती है, ज्यादा एक्टिविटी होगी तो सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, ठीक है, बीपी और क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो अगर बीपी कम हो जाए तो बीपी कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन कहोगे। क्या कहोगे? हाइपोटेंशन। यहां लिख लें थोड़ा सा, हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी। लो बीपी कितना होना चाहिए? तो देखो 90/60 या उससे कम। अगर 90/60 से कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। मतलब 120 से 140 ऊपर रेंज है और नीचे भी रेंज है। अगर 120 से घट के 90 के बीच में आ रहा है तो हम क्या मानेंगे, ठीक ही मानेंगे। 90/60 से अगर कम हो गया तो क्या कहोगे, हाइपोटेंशन। और फिर इसको होगा क्या, इसको बहुत सुस्ती होगी, मेक डल। फिर पढ़ने लिखने का मन नहीं करेगा, केवल परमानेंट सोने का मन करेगा। तो अगर ज्यादा सो रहे हो तो बीपी न पाओ, पहले पता करो। देखो हाइपोटेंशन में तो नहीं चले गए हो, और अगर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है तो भी न पाओ, क्योंकि हो सकता है किसमें हो, हाइपरटेंशन में हो। क्लियर? क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 19। हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन इज टर्म फॉर ब्लड प्रेशर हाइयर देन नॉर्मल। नॉर्मल कितना, 120/80। इन दिस मेजरमेंट 120 क्या है, सिस्टोलिक या पंपिंग, जबकि 80 क्या है, डायस्टोलिक या रेस्टिंग। ये क्या लिखा है, रिपीटेड, बार बार अगर चेक किया जाए और बीपी कितना मिले, 140/90 या उससे ज्यादा मिले तो हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन खतरनाक है, क्या होगा, या तो हार्ट डिजीज होगा या तो वाइटल आर्गन डैमेज जैसे ब्रेन या किडनी। हेडिंग डालिए CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब लिखेंगे ना, जरा देखेंगे, समझना है कुछ। यहां इधर देखो जरा, जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों का ये हार्ट है, ठीक, और यहीं से ब्लड सप्लाई होती है, ये क्या है, ये है एओर्टा, ठीक है। और इसी एओर्टा से निकल के आती हैं कोरोनरी आर्टरी। ये मान लेते हैं कोरोनरी आर्टरी है, और इधर भी मान लेते हैं कि ये कोरोनरी आर्टरी है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड डार्सल एओर्टा में जाता है, अपने लिए भी कुछ सप्लाई ले लेता है, और इसकी मसल को भी O2 मिल जाता है, न्यूट्रिएंट मिल जाता है, और सब कुछ सही चल रहा है। फिर समय के साथ देखो क्या होता है, ये जो कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी में हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस।
अब ये कौन सी चीज है, तो डायग्राम से देखो, ये मान लेते हैं कि कोरोनरी आर्टरी है और इतना इसका चौड़ा ल्यूमेन है और आराम से बढ़िया ब्लड फ्लो कर रहा था। समय के साथ धीरे धीरे इस कोरोनरी आर्टरी में अंदर की तरफ कुछ न कुछ डिपॉजिट होता है। अब जब कुछ न कुछ यहां डिपॉजिट होता जाएगा तो ये बताओ ल्यूमेन बढ़ेगा कि घटेगा? ल्यूमेन कम हो जाएगा। ऐसी कोई भी समस्या जिसमें ब्लड वेसल का ल्यूमेन नैरो हो जाए, उसी समस्या को क्या कहते हो? एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या हुआ है? तो कहोगे नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल। अभी लिखो नहीं, जरा सुन लो, इसमें समझना काफी कुछ है। अब नैरो हो गया है तो क्यों नैरो हो गया है? तो कहोगे डिपोजिशन हुआ है। किसका किसका? तो जो एनसीईआरटी में दिया वही याद रखोगे। तो कैल्शियम का हुआ है, फैट का हुआ है, फाइब्रस टिश्यू का हुआ है और कोलेस्टेरॉल का हुआ है। ठीक है, डिपोजिशन हो गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ है? ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी। तो अगर कोरोनरी ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी तो बताओ हार्ट के मसल की सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी? तो उसका रिजल्ट होगा ब्लड फ्लो इफेक्ट हो जाएगा। तो कोरोनरी आर्टरी हो गई क्या? नैरो, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इफेक्ट या प्रभावित हो गया, इफेक्ट ब्लड फ्लो। क्या प्रभावित हो गया? तो रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू किसको? हार्ट मसल। अब जब हार्ट मसल की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या उसको O2 ज्यादा मिलेगी? O2 भी कम मिलेगी। तो रिजल्ट में क्या होगा? रिड्यूस O2 टू हार्ट मसल। अब जब ये जैसे ही ऑक्सीजन घटेगी हार्ट की मसल को, वैसे दो बीमारियां आपको दिखाई पड़ेंगी। या तो एंजाइना दिखाई पड़ेगा और या तो हार्ट अटैक दिखाई पड़ेगा। क्या अंतर है जरा देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ब्लड वेसल थोड़ा सक्रिय तो हो गई है, लेकिन इतना सक्रिय नहीं हुई है कि सप्लाई बंद हो जाए, थोड़ी बहुत सप्लाई चल रही है। तो हार्ट की मसल मरेंगी नहीं, जिंदा रहेंगे लेकिन प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी कंडीशन में एंजाइना होगा। लेकिन ऐसा हो जाए कि ब्लॉकेज पूरा हो जाए। अब जरा सोचो, अगर पूरा ब्लॉकेज हो गया तो होगा क्या? तो जल्दी ही ये होगा कि इतने एरिया की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। तो अगर इतने एरिया की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी तो इतने एरिया की डेथ भी तो हो जाएगी। हार्ट का वो हिस्सा जो डैमेज हो जाता है, इसका नाम इन्फार्क्ट होता है। क्या नाम होता है? इन्फार्क्ट। और अगर मर गया है ये, तो इसी को कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। और मायोकार्डियल इन्फाक्शन का ही दूसरा नाम हार्ट अटैक है। इन सारी समस्याओं की मूल वजह क्या है? इन सारी समस्याओं की मूल वजह यह है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ध्यान से सुने, यदि एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी में हो जाए और उससे हार्ट में कोई बीमारी आ जाए तो उसका नाम क्या रखोगे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में दो बीमारियां हैं, एक कौन सी? एंजाइना, और एक कौन सी? हार्ट अटैक। दोनों के सिम्पटम में थोड़ा सा अंतर है। क्या? अगर सिर्फ दर्द हो, अगर सिर्फ दर्द हो, हार्ट डैमेज ना हो तो क्या होगा? एंजाइना। और अगर दर्द के साथ हार्ट डैमेज हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट की मसल डैमेज। इन दोनों परिस्थितियों में हुआ क्या है?
तो इन दोनों परिस्थितियों में हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वही गड़बड़ हुई है। जब पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई ना हो पाए या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना दे पाए तो क्या होने लगे, तो या तो एंजाइना होने लगेगा और या तो हार्ट अटैक। अब इसके बाद रटने वाले सवाल है, रटने वाले 5 क्वेश्चन है। क्या एंजाइना क्या है, तो एंजाइना के 4 क्वेश्चन आप रट लोगे। पहला, ये वो कंडीशन है जिसमें अचानक सीने में दर्द होने लगता है, एक्यूट चेस्ट पेन। अभी लिखो नहीं बेटा, सुन लो, अभी लिखने का टाइम देंगे। अचानक क्या होगा, सीने में दर्द होने लगेगा, एक्यूट चेस्ट पेन। क्यों होने लगेगा, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। क्यों, क्योंकि ब्लड फ्लो क्या हो गया है, कम हो गया। क्यों, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, एंजाइना किसको हो सकता है, तो किसी भी मेन या वोमेन को हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। कॉमन किनको है, तो कॉमन उनको होगा जो खूब चिकनाई खाएंगे, वाजपेयी वाली पूड़ी खाएंगे ढेर सारी, है ना। तो जब अब ढेर सारी क्या है कि अगर आप मतलब ढेर सारी पूड़ी खाएंगे या बहुत सारा तला भुना खाएंगे तो फिर क्या बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो है? ऐसा नहीं कि यहाँ केवल वाजपेयी की पूड़ी खाने से हो जाएगा, घर की पूड़ी खाओगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो भैया तला भुना अगर खाओगे तो हमारे ब्लड में क्या बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो क्या होगा, तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगी। और अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई तो फिर तो ल्यूमेन नैरो हो जाएगा। रिजल्ट में या तो क्या मिलेगा, एंजाइना, और या तो क्या मिलेगा, हार्ट अटैक। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना लिख लो, अभी आगे लिखाते हैं। तो अब रटने वाले सवाल लिख लेते हैं। लिखें, लिख लेने दो। देखो चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, और जिन लोगों का छूटा है उनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो वीडियो लेक्चर सब मिल जाएंगे, आप उससे एक एक करके धीरे धीरे पढ़ लीजिए, या अगर आपके पास टाइम खाली हो तो हम कल रिकवरी कराते हैं 11 बजे से, नहीं खाली है तो लेक्चर से धीरे धीरे कर लीजिए, और जो डाउट हो हमसे पूछ लीजिए। एक और बात, जिन लोगों की आज पहली क्लास थी या इधर 1-2 दिन में आए हैं, उनके 2 चैप्टर छूटे हैं, एक ब्रीदिंग छूटा है, एक बॉडी फ्लूइड। तो अगले लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो नई कॉपी लेके आइएगा। कहाँ से, स्केटरी प्रोडक्ट से। अच्छा, कॉपी पुरानी ले आना भैया, पुरानी कॉपी ले आना, तो पुरानी कॉपी में 30-35 पन्ने छोड़ देना, ठीक है। 30-35 पन्ने में 2 चैप्टर आपको लिखने हैं, एक ब्रीदिंग लिखना है, एक बॉडी फ्लूइड। जो आपका ऐप है उसी पे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं जितने हमने पढ़ाए हैं, और सारे वीडियो भी वहाँ अवेलेबल है। तो एक एक करके लेक्चर देख लीजिए, एक एक पीडीएफ से आप कॉपी बना लीजिएगा, और क्वेश्चन बुकलेट से आप क्वेश्चन लगा डालिए। 25 तारीख को ब्रीदिंग और एक्सचेंज का टेस्ट है, तो 25 तारीख से पहले पहले ब्रीदिंग तो तैयार ही कर डालिएगा, ठीक है। अभी निकलिएगा तो टेस्ट का शेड्यूल ले लीजिएगा और उसको घर में चिपका दीजिएगा, और टिक करते रहिएगा कि कितने हमने दिए हैं, हम तो सब लेंगे, है ना। टिक करते रहिएगा। टोटल 41 टेस्ट हैं। अरे अखिलेश भैया शेड्यूल बांट दो, आगे बढ़े बेटा हम लोग। चलो लिखो, चलो हमारे साथ लिखते चलो। एंजाइना का दूसरा नाम, इसका ये नाम क्यों पड़ा, ये अच्छा नहीं लग रहा था। ये नाम है, ये सरनेम है, हैं? हाँ भाई, ये कहां से आ गया। तो देखो ये जो मसल है यहाँ हार्ट चेस्ट की जो मसल है, यहाँ 2 मसल हैं, एक पेक्टोरैलिस मेजर, एक पेक्टोरैलिस माइनर। तो लगता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, एंजाइना पेक्टोरिस। लिखते चले,
सिम्पटम किसका? एक्यूट चेस्ट पेन। कब? ड्यू टू नो इनफ ऑक्सीजन रीच टू कहां? हार्ट मसल। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू कंडीशन दैट इफेक्ट क्या? ब्लड फ्लो। और वो कंडीशन कौन सी थी? है? तो वो कंडीशन थी एथीरो स्क्लीरोसिस। किसको हो सकता है? एनी मेन वोमेन। लेकिन कॉमन किसको है? मिडिल एज एंड जो थोड़ा सा एज जिनकी ज्यादा होगी। तो मिडिल एज वाले ही तो बहुत ज्यादा पूड़ी कचौड़ी समोसा ये सब दुनिया भर की चीजें खाते हैं, कूड़ा कचरा। तो जो कूड़ा कचरा खाएंगे तो बदले में क्या मिलेगा? हार्ट अटैक। ये क्या है? सडन डैमेज है किसका? हार्ट मसल। ऐसा क्यों हुआ था बेटा? है? तो नो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई या फ्लो, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसी सप्लाई क्यों नहीं थी बेटा? तो फिर वही समस्या थी, एथिरो अच्छा इतना लिख लो। आगे बढ़े बेटा। चलो हार्ट ब्लॉक या कार्डियक अरेस्ट। हार्ट ब्लॉक या कार्डियक अरेस्ट। एक लाइन केवल लिख लो। जब हार्ट बीटिंग अचानक बंद हो जाए। कभी कभार आपने सुना होगा कि बिल्कुल बीमार नहीं थे, बिल्कुल बैठे बैठे अचानक खत्म हो गए। ऐसा सुनने को मिलता है ना। यही हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है अचानक हार्ट बीट बंद हो गई। अब क्यों बंद हो गई वो तो मरने वाला बता नहीं पाएगा, और बाद में जान के भी क्या करोगे, हैं? तो अगर क्या हो जाए, हार्ट बीट सडनली स्टॉप हो जाए, तो कुछ भी तो हुआ होगा। तो जो क्या होता है, वास्तव में जो नोडल टिश्यू हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इंपल्स जनरेशन बंद हो जाएगा तो हार्ट बीट बंद नहीं हो जाएगी। तो कारण क्या है? नॉन फंक्शन ऑफ नोडल टिश्यू। आखिरी बीमारी है हार्ट फेल्योर या कंजस्टिव हार्ट फेल्योर।
2 मिनट ना लिखें, देख ले फिर लिखें। देख लो क्या है। हार्ट फेल्योर का मतलब क्या है? तो हार्ट फेल्योर का मतलब है हार्ट पास नहीं हुआ है। तो क्या कोई एग्जाम दे रहा था तो ये फेल हो गया है? हाँ भाई, तो देखो फेल कैसे हुआ है। हार्ट अपने काम में फेल हो गया है। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। तो जितनी आवश्यकता थी उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? हार्ट फेल्योर। तो पहली लाइन तो यही है। हार्ट अनेबल टू पंप ब्लड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी। अच्छा ठीक है, पंप नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं पंप कर पा रहा होगा? 2 मिनट ना लिखो, समझ सुन लो। तो हुआ यह है कि इस व्यक्ति को हाइपरटेंशन रहा होगा और धीरे धीरे इसकी हार्ट की मसल कमजोर हो गई। अब जब हार्ट की मसल कमजोर हो जाएंगी तो उतनी ताकत ही नहीं बचेगी कि पूरी ताकत से पंप करें। अब जब पंप नहीं करेंगे तो सबको ब्लड मिलेगा नहीं, तो हार्ट फेल में जाएगा। तो हार्ट फेल एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे हार्ट क्या होता है? फेल हो जाता है। अब हार्ट फेल का नुकसान देखो क्या होगा। इधर देखो, ये है हार्ट, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां ब्लड पंप किया जाता है कहां? डार्सल एओर्टा में, तभी तो पूरी बॉडी में जाता है। अब ये उतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड यहां भरेगा। तो अगर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भरना शुरू होगा तो आता कहां से है? लेफ्ट एट्रियम से। तो यहां भी तो भरेगा। और यहां कहां से आता है? यहां आता है लंग्स से। तो देखिएगा, अगर यहां का ब्लड बॉडी में पंप नहीं हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल में रिटेन करेगा, तो फिर लेफ्ट एट्रियम में रिटेन करेगा। तो ब्लड कहां रिटेन करने लगेगा? लंग्स में। अब लंग्स में अगर ब्लड भरने लगेगा तो लंग्स में हो जाएगा कंजेशन। इसी नाते इसका दूसरा नाम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो दूसरा जो है वो है मेन सिम्टम। क्या है? कंजेशन ऑफ लंग्स। इसी नाते नाम क्या पड़ गया? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। फिर देखो क्या होगा, इस व्यक्ति को खून की उल्टी होने लगेंगी, क्योंकि लंग्स में जब ब्लड भरेगा तो फिर वो बाहर आएगा और इसके साथ बहुत सारी और समस्याएं हो जाएंगी। ये बताओ O2 CO2 एक्सचेंज का क्या होगा? वो भी तो कम हो जाएगा। तो इस व्यक्ति की सांस फूलने लगेगी, इसका हार्ट फेल के साथ इसके लंग्स फेल हो जाएंगे और इसकी फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो बड़ी स्थिति गंभीर हो गई है। क्या हो जाता है? अनेबल टू पंप ब्लड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी। और मेन सिम्टम क्या है? कंजेशन ऑफ लंग। इसी नाते इसको कहते क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो ये एसर्शन रीजन है। हार्ट फेल्योर को कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कहते हैं। ये एसर्शन रीजन यही है कि मेन सिम्पटम क्या है? कंजेशन ऑफ लंग्स। अब लिख लो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिफर्ड एज क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस किस आर्टरी में करोगे? कोरोनरी आर्टरी में। अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल। कैसे होगा? डिपोजिशन किसका? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू। इससे ल्यूमेन क्या हो जाएगा? नैरो। नैरो के साथ एक और समस्या होती है, ल्यूमेन रफ भी हो जाता है और प्लेटलेट उससे टूटती है तो ब्लड वेसल के अंदर क्लाट बनने लगता है और वो यहाँ वहाँ फंसने लगता है। थोड़ी खतरनाक स्थिति है। एंजाइना क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस है। सिम्पटम, ये एक्यूट का मतलब क्या होता है? अचानक क्या होने लगा? चेस्ट पेन होने लगा। कब होगा? तो ये इंपॉर्टेंट है।
जब पर्याप्त ऑक्सीजन कहाँ नहीं पहुंचेगी, हार्ट मसल। और ये क्यों होगा, तो उन कंडीशन जो इफेक्ट करेंगे किसको, ब्लड फ्लो। किसको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। किस एज में, किसी भी एज में हो सकता है। कॉमन कब है, मिडिल एज, जो आप लोगों की एज है कि हमारी एज है, जो हमारी एज है, ठीक है, अभी तुम लोग इस एज में नहीं आए हो। अच्छा, हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल का मतलब स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी सम टाइम। इसको कहते क्या हो और क्यों कहते हो, तो जहां भैया बिकाज लगा वहां क्या बनेगा, क्योंकि क्या हो जाता है, कंजेशन ऑफ लंग, ये इसका क्या है, मेन सिम्टम। कह रहा हार्ट फेल सेम नहीं है किससे, अरेस्ट। अरेस्ट में क्या है, हार्ट बीटिंग बंद हो जाएगी अचानक। और हार्ट अटैक से भी अलग है। अब हार्ट अटैक क्या है, व्हेन हार्ट मसल सडनली डैमेज बाई इनएडिक्वेट। इसमें इन हटा दिया जाए तो कोई दिक्कत है, यही तो रियल प्रॉब्लम है। जैसे एडिक्वेट करोगे वैसे तो सही हो जाएगा ना। इनएडिक्वेट क्या, ब्लड सप्लाई। क्यों इनएडिक्वेट हुई थी, अपर्याप्त तो क्यों हो गई थी, तो कहोगे भैया एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, किसमें, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगले लेक्चर से नया चैप्टर कौन सा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। शाम को ऐप पर 3 चीजें मिलेंगी, आज का वीडियो मिलेगा, आज का पीडीएफ मिलेगा और आज का टेस्ट पेपर मिलेगा।